हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस स्टडीज के बारे में। तो आपके पास अगर बीकॉम है, ठीक है, और बीकॉम में आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो आप लोग बीकॉम में होंगे फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे आप लोग सीसीएस मेरिट वाले स्टूडेंट हैं या फिर आप लोग एमएसयू मां साकुर यूनिवर्सिटी सहारनपुर वाले स्टूडेंट, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 एक थ्योरी, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे। और आप लोग देखेंगे कि आपको जो सभी बातें बहुत ही इजी वे में लगेगी और समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका सीसीएस और मां साकुर विश्वविद्यालय दोनों ही यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एक हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज, व्यावसायिक सांख्यिकी, ठीक है, व्यावसायिक सांख्यिकी, व्यावसायिक सांख्यिकी। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी डिस्कस करेंगे। और थ्योरी में देखिए क्या है, इसमें बताया गया इंट्रोडक्शन में कि जो वर्तमान युग को यदि सांख्यिकी का युग कहें तो कोई अलग बात नहीं है। कह रहे कि आज के टाइम में हर जगह ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे स्टैटिस्टिक्स का यूज ना हो, क्योंकि जीवन के प्रत्येक पहलू, ज्ञान हो विज्ञान हो, प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात ये कही गई कि इंट्रोडक्शन के अंदर बताया गया कि ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे स्टैटिस्टिक्स का यूज ना हो। चाहे हम लोग ज्ञान की बात करें, चाहे हम लोग विज्ञान की बात करें, हर जगह पे स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का यूज है। हम जाने अनजाने में, ठीक है, हम जाने अनजाने प्रत्येक अध्ययन और निर्णय लेने में सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। आप जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, यदि आप उसका माप कर सकते हैं, संख्याओं के द्वारा प्रकट कर सकते हैं, तो निश्चय ही आप उस विषय के बारे में कुछ जानते हैं। ये लॉर्ड केल्विन ने डेफिनेशन दी है। कह रहे कि अगर आप किसी विषय के बारे में कुछ लिख सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कुछ जानते हैं, तो उसके बारे में आपको नॉलेज है। लेकिन अगर आप किसी विषय के बारे में कुछ नहीं बता सकते तो आपको उस विषय के बारे में ज्ञान नहीं है। इसी तरह से समझाया गया है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे और वहां पे देखेंगे कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है आखिरकार कहां से आया है और क्या इसकी डेफिनेशंस है। तो एक एक करके हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर सभी पॉइंटों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग कि सांख्यिकी का जो उद्गम एवं विकास, ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो कहां से हुआ है। स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है ये अंग्रेजी का है और ये हिंदी अनुवाद है। क्या इसका हिंदी अनुवाद क्या है, सांख्यिकी। ऐसा प्रतीत होता है अंग्रेजी भाषा का जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है लैटिन शब्द के स्टेटस और इटालियन, देखिए यहाँ पे अलग अलग बताया गया। नंबर 1 लैटिन की बात करें तो स्टेटस, इटालियन की बात करें तो स्टैटिस्टा, और अगर हम लोग बात करें जर्मन की तो जर्मन का शब्द है स्टैटिक, ठीक है। ये क्या है, स्टैटिक से बना है। यानी कि हमारा जो स्टैटिक्स है, अगर हम लोग देखें स्टैटिक जो शब्द है ये एक अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में क्या कहेंगे, सांख्यिकी। और ये अपना अगर लैटिन देखें तो स्टेटस है। अब इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है, वो है राज्य, स्टेट, ठीक है। यानी कि सांख्यिकी का अगर अर्थ देखा जाए तो उसका अर्थ क्या है, राज्य। इससे स्पष्ट होता है इस विज्ञान का राज्य से गहरा संबंध है। तो इस स्लाइड में ये बताया गया कि जो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, इसका संबंध किससे है, राज्य से इसका संबंध है। और राज्यों से इसका गहरा संबंध है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, इस विज्ञान का प्रारंभ राज्य विज्ञान के रूप में हुआ है। प्राचीन काल में
अपने शासन को सही तरीके से चलाने के लिए राजा क्या करते थे, आंकड़े इकट्ठे करवाते थे और उनके आधार पर राज्य संचालन व सैन्य संचालन दोनों के लिए बहुत उपयोगी होते थे। पहले वो लोग राजा क्या करते थे कि अपने राज्य में जो आंकड़े थे उसे इकट्ठे करवाते थे और उसके आधार पर देखते थे कि राज्य को किस प्रकार से चलाया जाएगा और किस जगह पर कितना खर्च होगा। उसी के बेस पर वो लोग अपनी सेना को तैयार करते थे कि जिस जगह पर जितनी सेना की जरूरत होगी, जितना सैन्य बल की जरूरत होगी, उतना वो लोग इकट्ठा करते थे। ये स्टैटिस्टिक्स का एक प्रयोग बताया जा रहा है पुराने समय में। उसके बाद पिछले अनुभव के आधार पर इन आंकड़ों की सहायता लेकर राजा क्या करते थे, अपनी सेना की संख्या, उसके लिए रसद, राज्य कर्मचारियों के वेतन, भूमि कर आदि आवश्यकता अनुसार घटाते और बढ़ाते थे। पहले क्या करते थे राजा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर सांख्यिकी का किस प्रकार से प्रयोग करते थे कि जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे कर लिए, उनके आधार पर जो राज्य कर्मचारी हैं उन्हें कितना वेतन दिया जाए, उनकी संख्या को घटाया जाए या बढ़ाया जाए, और जो भूमि कर है उसे कितना घटाया और बढ़ाया जाएगा, इसका निश्चय करते थे। किसकी सहायता से? सांख्यिकी की सहायता से। हमारे प्रमाण, ठीक है, इसका प्रमाण हमारे प्राचीन कुछ ग्रंथ हैं जैसे मनुनीति, शुक्रनीति, रामायण और महाभारत आदि में ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी का संबंध किससे है? राज्य से है। और राज्य में क्या करते थे कि जो राजा महाराजा थे वो लोग पुराने समय में अपने स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर आंकड़े इकट्ठे करवाते थे इस संबंध में कि वो लोग निश्चय कर सके भाई कितनी सेना की जरूरत पड़ेगी और आने वाले समय में कितना किस फील्ड के अंदर खर्च करना है। उसके बाद देखिए जो स्टैटिस्टिक्स है, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1749 ईस्वी में जर्मन में विद्वान गोटफ्राइड एकेनवाल ने इस शब्द का सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया और इसी कारण उन्हें सांख्यिकी का पिता या फिर जनक कहा जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि सांख्यिकी का जो पिता है जनक किसे कहा जाएगा, तो आप लोग बता देना गोटफ्राइड एकेनवाल को सांख्यिकी का पिताजी या फिर जनक कहा जाएगा। उसके बाद 18वीं शताब्दी तक स्टैटिस्टिक्स राज्य विज्ञान के रूप में ही जानी जाती रही। यानी कि पुराने समय में क्या था कि जो स्टैटिस्टिक्स था, स्टैटिस्टिक्स नाम होकर के क्या था? राज्य विज्ञान। उसके बाद इसका अर्थ बदला, इसका जो मीनिंग है वो नया निकल कर के आया, वो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 18वीं शताब्दी में कैटलर द्वारा आधुनिक सांख्यिकी सिद्धांत का सूत्रपात हुआ और उन्होंने औसत व्यक्तियों की विचारधारा तथा इस विचरण को प्रायिकता व त्रुटि सिद्धांत से की जाने वाली उपचार संबंधी विचारधाराओं को प्रस्तुत किया। ठीक है। उसके बाद 18वीं जब शताब्दी आई तो कौन आए? कैटलर। उन्होंने इसके बारे में और जो सूत्र हैं वो बनाए और सांख्यिकी जो सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन किया। वास्तव में सांख्यिकी विज्ञान इस शताब्दी के जुएबाजों का अत्यधिक ऋणी है। देखो यहाँ पे एक वर्ड निकल के आया, जुएबाज। तो जो ये अपना सांख्यिकी है, सांख्यिकी के असल में जो जन्मदाता है वो जुएबाज है। जो लोग सट्टे लगाया करते थे, जुए लगाया करते थे, वो लोग स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे। ज्यादा प्रयोग इसलिए करते थे, वो देखते थे रैंडमली कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसके आने की उम्मीद या जिसके आने की या जिसके रिपीटेशन होने की बारंबारता या प्रायिकता अधिक है। उसके आधार पर वो लोग अपने नंबर निकालते थे। कोर्डानो जो एक जुआरी होने के साथ साथ एक महान गणितज्ञ भी थे, ने जुए से होने वाली नुकसान को कम करने व धोखाबाजी से बचने के लिए कुछ नियम व सिद्धांतों का क्या किया? प्रतिपादन किया। ये नियम आधुनिक संभावना सिद्धांत में खरे उतरे। प्रोफेसर जेम्स बर्नौली ने बड़ी संख्याओं का नियम, ठीक है, ये जो नियम है लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये किसने बनाया? जेम्स बर्नौली ने।
तथा डैनियल बर्नौली ने नैतिक संभाव्यता का नियम लॉ ऑफ मॉरल एक्सपेक्टेशन स्पष्ट किए। इस प्रकार मूरे नामक एक फ्रांसीसी गणितज्ञ ने अपने किसी धनी मित्र की पहेलियां हल करते समय सामान्य वर्ग के रचना सिद्धांतों का जन्म दिया। यानी कि ये जो स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी है ये धीरे धीरे कैसे आई, जो सट्टेबाज थे ये महान वैज्ञानिक भी थे और ये गणित ठीक है मैथ की बहुत जानकारी रखते थे। इन्होंने ही स्टैटिस्टिक्स का एक सही तरीके से जो है जन्म दिया और काफी इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, जैसे नॉर्मल कर्व है, लॉ ऑफ ठीक है लॉ ऑफ मॉरल एक्सपेक्टेशन है। तो 3 नियम यहाँ पे बताए गए हैं जो इन लोगों ने बनाने का कार्य किया। उसके बाद क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में इस विज्ञान को और अधिक विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, ट्यूटले, नेव, चार्लियर, ठीक है, फ्रांसीसी गाल्टन, कार्ल पेशन आदि को है। यानी कि जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता चला गया, 18वीं में कौन आ रहे हैं, 19वीं शताब्दी के अंदर ये लोग आए हैं, ठीक है, गाल्टन और कार्ल पेशन का इसमें बहुत अधिक रोल है सांख्यिकी के अंदर। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में कि किस तरह से इन बाकी जो लोग हैं अपना अहम जो किरदार निभाया। और उसके बाद ये हम लोग देखते हैं 20वीं शताब्दी में। देखिए 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, अगर बात करें 20वीं शताब्दी की तो यहाँ पे देखिए 20वीं शताब्दी में सांख्यिकी विज्ञान का बहुत तेजी से विकास हुआ। यानी कि सबसे ज्यादा जो विकास है वो आपका स्टैटिस्टिक्स का 20वीं शताब्दी के अंदर हुआ। अब ज्ञान के हर एक क्षेत्र में, ठीक है, ज्ञान की कोई भी फील्ड हो या फिर विज्ञान की कोई भी फील्ड हो, हर एक क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाने लगा। और पिछले कुछ दशकों में सांख्यिकी के क्षेत्र में सर रोनाल्ड फिशर और का उल्लेखनीय योगदान रहा। ठीक है, फिशर है या फिर आपके गाल्टन है, सभी ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है अपना रोल निभाया इसके अंदर। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे जन्म क्रिया, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा और कृषि आदि क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग किया। हमने पहले बताया था कि सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जो ज्ञान और विज्ञान के हर एक क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है, जाने अनजाने में, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से रोनाल्ड फिशर ने, ठीक है, जनन क्रिया और जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और इसके साथ साथ शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में किस तरह से इसका जो है प्रयोग किया और इसके महत्व को बढ़ाया। आज यह उन्हीं की देन है कि विभिन्न विज्ञानों में इसका बहुत तेजी के साथ प्रयोग हो रहा है। ठीक है, किसका, सांख्यिकी का। तो ये थी 20वीं शताब्दी। तो आपने देखा कि जो स्टैटिक शब्द की रचना किस प्रकार से की गई और जो स्टैटिक शब्द है वो अलग अलग लैंग्वेज से लिया गया है, लेकिन सभी का एक ही अर्थ है, वो है राज्य। राज्य में क्या बताया गया कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजा क्या करते थे कि जो सांख्यिकी का प्रयोग आंकड़ों को इकट्ठे करने में उनका प्रयोग करते थे। और सांख्यिकी का जैसे आंकड़े इकट्ठे कर लिए, अब आंकड़े इकट्ठे करके क्या करेंगे वो लोग देखते थे कि किस राज्य में कितनी आय हो सकती है, कितना हमें खर्च करना चाहिए, कितनी हमारे पास सेना होनी चाहिए। तो इस तरह से वो लोग राजा महाराजा पुराने समय में जब सांख्यिकी का जन्म हुआ उस टाइम पर उनका प्रयोग करते थे। धीरे धीरे इसमें विकास होने लगा। फिर इसे जुएबाजों ने प्रयोग किया। अब जुएबाज क्या करने लगे, नियम बनाने लगे और नियमों के आधार पर उन्होंने एक प्रमाणित नियम बनाए। उसके बाद फिर 20वीं शताब्दी में जो अपने रोनाल्ड फिशर है, इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में इसका प्रयोग किया, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से कौन कौन सी फील्ड है जहां पर हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है उसका प्रयोग हो रहा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए यहां से बिल्कुल अपना प्रॉपर स्टार्ट होता है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्यास की सांख्यिकी का अर्थ, ठीक है, कि जो अपना मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, सांख्यिकी का जो शाब्दिक अर्थ है संख्या से संबंधित शास्त्र। यानी कि जो सांख्यिकी एक ऐसा शास्त्र है जो संख्याओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, संख्याओं से। जो भी शास्त्र संख्याओं से संबंधित होगा वही अपना क्या होगा, सांख्यिकी। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज दी गई, डेफिनेशन दी गई है कि संख्याओं से संबंधित शास्त्र, यानी कि हर एक वो शास्त्र जो संख्याओं से संबंधित है वो क्या है, सांख्यिकी। अतः सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है, संख्यात्मक तथ्यों से है। जिसका संबंध किससे है, संख्यात्मक तथ्यों से है। हाँ जी बिल्कुल,
जिसका संबंध संख्यात्मक तथ्यों से होगा वही अपना क्या होगा, सांख्यिकी। उसके बाद स्टैटिक शब्द का प्रयोग दो वचनों में किया जाता है, एक वचन और दूसरा क्या है, बहुवचन। एक वचन और दूसरे नंबर पे क्या है, बहुवचन। तो जो सांख्यिकी का प्रयोग हम लोग दोनों ही वचनों में करते हैं, चाहे एक वचन हो या फिर बहुवचन। यहां से समझना, अगर अभी तक भी आपने कुछ नहीं समझा तो यहां से समझना बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से अपना मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स स्टार्ट हो चुका है। किंतु दोनों अर्थों में अंतर है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक वचन में और दो वचन बहुवचन में, दोनों जगह, ठीक है, इसका अलग अलग मीनिंग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक वचन के रूप में। जब एक वचन की बात की जाए तो सांख्यिकी का विज्ञान, और बहुवचन के रूप में अगर प्रयोग किया जाए तो आंकड़ों या फिर समंक कहते हैं। यानी कि एक वचन में हम लोग सांख्यिकी को क्या कहेंगे, सांख्यिकी का विज्ञान, और बहुवचन के रूप में क्या कहेंगे, आंकड़ा या फिर समंक। तो अभी हम लोग दोबारा से फिर देखेंगे कि एक वचन, और उसके उदाहरण भी देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, अलग अलग जो है तरीके की परिभाषाएं देखेंगे, तब जाकर के हमारी समझ में आएगा कि एक वचन और जो ये बहुवचन है, इन दोनों में आखिरकार क्या अंतर है। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने सांख्यिकी की परिभाषा अपने ढंग से दी है। इस विषय की व्याख्या कुछ लोगों ने समंक के दृष्टिकोण से की है, कुछ लोगों ने विज्ञान के दृष्टिकोण से की है, और उन सभी को मिलाकर के हम लोग देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुवचन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी ठीक है डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि जो आपको डाउट है उसे हम लोग आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोगों को बता सकें। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुवचन की बात करेंगे। सबसे किसकी बात करेंगे, बहुवचन। अभी हमने बात करी थी कि जो सांख्यिकी का अर्थ है, ठीक है, संख्याओं से संबंधित, जो भी संख्याओं से संबंधित है उसे ही हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। लेकिन सांख्यिकी की अलग अलग परिभाषाएं हैं। अब जो परिभाषाएं हैं सांख्यिकी, वो दो आधार पर दी गई हैं। कौन कौन से आधार है, एक वचन और बहुवचन। हम लोग पहले बहुवचन को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बात करें बहुवचन की, तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी परिभाषा, क्या परिभाषा है, बहुवचन में सांख्यिकी का अभिप्राय समंकों, आंकड़ों से होता है। देखिए, यहाँ पे समझना है आपको, यहाँ पे बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे बहुवचन में क्या बताया गया, बहुवचन में यही बताया गया कि समंक और आंकड़ों से संबंधित, यानी कि जब हमारी स्टैटिक्स किससे संबंधित होगी, डाटा से, जो किसी पहलू से संबंधित संख्यात्मक विवरण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय, हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, आयात कितना है, निर्यात कितना है, आदि से संबंधित आंकड़े सांख्यिकी के बहुवचन को प्रकट करते हैं। जब बात होगी समंक की, किसकी बात होगी, समंकों का मतलब होता है डाटा। ठीक है, समंकों का मीनिंग क्या है, डाटा। डाटा का मीनिंग होता है कोई इंफॉर्मेशन या कोई सूचना या आंकड़े। ठीक है, जैसे हमारे पास आंकड़े हैं, मेरे पास आंकड़े हैं कि देश की कितनी राष्ट्रीय आय है, ठीक है, कितना एक्सपोर्ट है, कितना इंपोर्ट है। तो इसका संबंध किससे, स्टैटिक्स के, किससे, बहुवचन। ठीक, ये क्या है, प्लूरल सेंस, ये अपनी प्लूरल सेंस है या फिर बहुवचन है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग चेक करेंगे सांख्यिक समंकों के मुख्य लक्षण या फिर विशेषताएं। अब हम लोग बात करेंगे कि डाटा किसे कहा जाएगा। जो स्टैटिकल डाटा है वो किसे कहा जाएगा, तो स्टैटिकल डाटा उसे कहा जाएगा जिसके अंदर कुछ गुण होंगे, कुछ कैरेक्टर होंगे। अब हम लोग उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि स्टैटिक्स के अंदर समंक होने के लिए स्टैटिक्स के अंदर कोई सूचना है या नहीं, कोई समंक है या नहीं, कोई डाटा है या नहीं, ये तीन बातों पर डिपेंड करता है। कुछ कैरेक्टर है, कुछ हमारे लक्षण है। वो लक्षण अगर होंगे तभी जाकर के वो क्या बनेगा, स्टैटिकल डाटा बनेगा। तो स्टैटिकल डाटा बनेगा तब जब वो ये कुछ कैरेक्टर पूरे करेगा। सबसे पहला क्या है, तथ्यों के समूहिक, क्या है, समंक, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से समझना। अगर आप लोग निर्देश समझेंगे, थ्योरी को समझेंगे, तभी आप लोग स्टैटिक्स को की समझ रख सकते हैं कि स्टैटिक्स क्या है। खाली पढ़ के एग्जाम देने से कुछ नहीं होगा, ठीक, उसमें तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग समझना चाहते हैं विषय को, आप समझना चाहते हैं गहराई से सब्जेक्ट को,
तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला एक पॉइंट है जो बहुत अच्छा पॉइंट है, इन्होंने क्या क्या कहा है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट होना चाहिए ऑफ फैक्ट, कि जो भी फैक्ट दिया हुआ है, एक आदमी बीमार है, ठीक है, तो ये एक डाटा नहीं है। डाटा कब बनेगा, जब वहां पे नंबर ऑफ पर्सन होंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बताया किसी एक तथ्य को अंक में व्यक्त किया जाए तो उसे समक की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यदि किसी एक तथ्य को, कि एक आदमी है, उस व्यक्ति की आय इतनी है, एक व्यक्ति एक्स है, उसकी 10,000 रुपए आय है, क्या ये एक स्टैटिस्टिकल डाटा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो एक सिंगल डाटा है इसके अंदर गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? तथ्यों के समूह ही समंक होते हैं। इसने बताया कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, जब तक हमारे पास बहुत से फैक्ट नहीं होंगे तब तक हम बता नहीं सकते कि स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स तभी बनेगा जब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होगा, यानी कि एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा। एक तथ्य को अंक में अगर मैं व्यक्त कर दूं, एक इंफॉर्मेशन अगर आपको दे दूं, क्या वो डाटा बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कह रहा है बल्कि तथ्यों के समूह से संबंधित आंकड़ों को ही क्या कहा जाएगा? समंक कहा जाता है। देखिए अगर यहाँ पे थ्योरी समझ में नहीं आई, उदाहरण के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। यहाँ पे बताया गया किसी व्यक्ति का वेतन, एक व्यक्ति का वेतन 800 रुपए महीने के हिसाब से मासिक है, तो क्या ये समंक है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी डाटा नहीं है। डाटा कब बनेगा? परंतु यदि यह कहा जाए राम की औसत आय, ठीक है, औसत मासिक आय कितनी है? 1,000 रुपए, तो इसे समंक कहेंगे, क्योंकि यहाँ तथ्यों के समूह की ओर ध्यान क्या किया गया है? आकर्षित किया गया है। यानी कि जो औसत वो निकाली गई है इनकम, वो बहुत से पर्सन की लेकर निकाली गई है, या फिर हमने उसकी पूरे 12 महीने की सैलरी और फिर उनका एवरेज किया, तो हम लोग कहेंगे औसत। अगर जब बात औसत की होगी, ठीक है, तभी वो क्या बनेगा? स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा बनने के लिए कुछ कैरेक्टर है। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो वो किस में हो? समूह में हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति की आय दे रखी है, नहीं, एक व्यक्ति भले हो लेकिन उसकी 12 महीने की 10 महीने की इनकम हमें देख रखेगा, हम लोग एवरेज करेंगे, तब जाकर के क्या बनेगा? वो डाटा बनेगा। उसके बाद दूसरा गुण क्या होना चाहिए? अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित, ठीक है, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी कॉज। समंक जो है, समंक कहलाने के लिए यह भी आवश्यक है कि आंकड़े अनेक कारणों से क्या होते हो? प्रभावित होने चाहिए, न कि कोई एक कारण ही आंकड़ों को प्रभावित कर रहा हो। यदि आंकड़े एक ही कारण से प्रभावित होते हैं तो सांख्यिकी विश्लेषण का कोई महत्व नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थान पर किसी वर्ष कोई फसल बहुत अच्छी हुई, तो ऐसा होने के पीछे वर्षा की मात्रा, सिंचाई की व्यवस्था, खाद, बीज की किस्म, जुताई व बुवाई का ढंग, जलवायु आदि अनेक कारण हो सकते हैं। अगर हम लोग देखो, इसमें भी बहुत अच्छी बात बताई गई है। बात ये बताई गई कि कोई भी अगर काम होता है तो उसके पीछे एक रीजन नहीं है, ठीक है, कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उसके पीछे अनेक कारण होने चाहिए। जब अनेक कारणों से कोई चीज प्रभावित होगी, ठीक है, अनेक कारणों से जब कोई चीज प्रभावित होगी, तभी हम उसे समंक या फिर स्टैटिस्टिकल डाटा कहेंगे। तो सांख्यिकी समूह कब कहेंगे? सांख्यिकी समूह तभी कहेंगे जब अनेक कारणों से प्रभावित हो। अगर हमारे किसी स्थान पर कृषि थी और वो बहुत अच्छी फसल हुई है इस बार, तो खाली ये नहीं कि भाई बारिश अच्छी हुई है, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके बाद बहुत से कारण है, सिंचाई टाइम पे हुई है, ठीक है, बुआई टाइम पे हुई है, और भी बहुत यहाँ पे कुछ कारण दिए हुए आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3। देखिए सांख्यिकी समंक होने के लिए तीसरा जो आवश्यक गुण है वो क्या है? संख्याओं में व्यय। बिल्कुल सही। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांख्यिकी समंक किसे कहा जाएगा? सांख्यिकी समंक सिर्फ उन्हें कहा जाएगा, सबसे पहले किस में होने चाहिए? समूह में होने चाहिए, पहला गुण। दूसरा गुण बताया गया कि सांख्यिकी समंक तभी कहा जाएगा जब उनके अंदर क्या होगा? वो अनेक कारणों से प्रभावित होते हो। जैसे यहाँ पे कुछ कारण बताए गए हैं, जब तक कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन अनेक कारणों से प्रभावित नहीं होगी तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। तीसरा यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो क्या दिया है? संख्याओं में व्यक्त। क्या?
संख्याओं में व्यक्त। जैसे मोहन है, मोहन बहुत ईमानदार है, लेकिन इस बात को संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो मोहन सोहन कितना ईमानदार है, इस बात को संख्याओं में व्यक्त ना करने के कारण इस बात को संख्या जो सांख्यिकी तथ्य है या सांख्यिकी जो समंक है, स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिकल डाटा तभी कहा जा सकता है जब कोई चीज संख्याओं में व्यक्त की जा सकती हो। जैसे मोहन की आयु 10 वर्ष है, मोहन की आय 5000 रुपए पर मंथ है, ठीक। तो सबसे इसका तीसरा गुण बताया गया संख्याओं में व्यक्त होते हो। इसमें व्यक्त होते हो संख्याओं में। समंकों में केवल नहीं तथ्य शामिल किए जाते हैं जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जाता हो या व्यक्त किया जा सकता हो। डाटा वही बन सकता है स्टैटिस्टिकल डाटा जिसे संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता हो। उदाहरण के लिए यदि यह कहा जाए यह व्यक्ति बहुत धनी व सामान्य से गरीब है, तो यह सूचना समंक नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि यह कहा जाए कि ए की औसत मासिक आय 20,000 रुपए और बी की 4,000 रुपए और सी की 1,000 रुपए है, तो ये सूचना क्या कहलाएगी? समंक कहलाएगी। ठीक है, तो समंक तभी कहा जाएगा जब संख्याओं में व्यक्त होते हो। अगर कोई चीज संख्याओं में व्यक्त नहीं की जा सकती तो हम उसे स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं कहेंगे। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या है? यथोचित शुद्धता। देखिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं सांख्यिकी के जो स्टैटिस्टिकल डाटा है। सांख्यिकी के अंदर स्टैटिस्टिकल डाटा कब कहा जाएगा? वो तभी कहा जाएगा जब यहाँ पर कुछ रीजन, कुछ कैरेक्टर उसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो फोर्थ बताया गया है यथोचित शुद्धता, उसके अंदर रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्यूरेसी। जो हमने इकट्ठे किए हैं समंकों को, उनमें क्या होनी चाहिए? शुद्धता होना बहुत आवश्यक है। शुद्धता के लिए कोई निश्चित स्तर तय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः यथोचित यानी सही तरीके से उनका विश्लेषण किया जाए, उसी चीज पर वो निर्भर करता है। उदाहरण के लिए किसी नगर की जनगणना करते समय 2-4 व्यक्तियों की कमी या अधिकता कोई अर्थ महत्व नहीं रखती, परंतु किसी परिवार की जनगणना करते समय हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2-4 व्यक्तियों की भूल हमारे निष्कर्ष को क्या कर सकती है? अशुद्ध बना सकती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गुण किसके पढ़ रहे हैं? कौन से कैरेक्टर होने चाहिए सांख्यिकी समंक बनने के लिए या स्टैटिस्टिकल डाटा बनने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया स्टैटिस्टिकल डाटा तभी कहा जाएगा जब उसके अंदर क्या होगा? रीजनेबल एक्यूरेसी होगी। तो यहाँ पे बताया गया कि एक जिले की जनसंख्या ज्ञात करनी है, उसमें 2-4 आदमी छूट जाए या 2-4 आदमी बढ़ जाए, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक परिवार के जब हम लोग जनगणना कर रहे हैं, उसकी चेकिंग कर रहे हैं कितने परिवार के अंदर व्यक्ति हैं, उसमें 2-4 घट जाए या बढ़ जाए, उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। तो रीजनेबल एक्यूरेसी होनी जरूरी है। उसके बाद है समंकों को गणना या अनुमान द्वारा एकत्रित किया जाए। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड बाय इन्यूमरेशन और एस्टिमेशन। समंकों का संकलन इकट्ठा करना, उनकी कैलकुलेशन गणना द्वारा या अनुमान द्वारा किया जाता है। यानी कि जब भी हम डाटा को इकट्ठा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी हमें कलेक्ट हो जाए, कुछ इंफॉर्मेशन हमें अनुमान के आधार पर भी ज्ञात करनी पड़ती है। यदि अनुसंधान का क्षेत्र छोटा है तो हम इकट्ठा व गणना द्वारा करेंगे। गणना द्वारा संकलित समंक अधिक सरल व शुद्ध होते हैं, लेकिन अगर हम लोग गणना करें और बिल्कुल सही तरीके से संकलित करें तो वो शुद्ध होंगे। यदि अनुसंधान का क्षेत्र कैसा है? बड़ा है, उच्चतम स्तर का है, कि शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, तो अनुमान लगाना अधिक सुविधाजनक होगा। इसमें बताया गया कि समंकों को गणना या अनुमान के आधार पर भी इकट्ठा किया जा सकता है। जो इन्फॉर्मेशन है वो एस्टिमेशन के बेस पर भी कलेक्ट की जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो रिसर्च है वो किस लेवल की है, वो माइक्रो है या फिर मैक्रो है, बड़े स्तर की है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 क्या है? पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए संग्रह यानी कलेक्शन फॉर प्रीडिटरमाइंड पर्पस। देखिए यहाँ पे दिया गया है पूर्व निश्चित उद्देश्य। पूर्व निश्चित उद्देश्य, और पूर्व निश्चित उद्देश्यों में क्या है?
के लिए संग्रह आपके इस तरह से मिला करके अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरा करेंगे 8 पॉइंट। ठीक है, कितने पॉइंट पूरे करने वाले? 8 पॉइंट। देखिए यहाँ पर क्या है, पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए संग्रह में, यानी कि जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, पूर्व उद्देश्य होते हैं, यानी कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए संग्रह है। समंग कहलाने के लिए आवश्यक क्या है कि आंकड़े किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही संकलित किए जाए। उद्देश्य रहित एकत्रित किए गए जो आंकड़े हैं वो समंग नहीं कहलाएंगे। अगर हमने कोई डाटा इकट्ठा कर लिया और उन्हें इकट्ठा करने का कोई पर्पस नहीं था, क्या वो डाटा है? नहीं, वो समंग नहीं है, वो डाटा नहीं। उदाहरण के लिए यदि किसी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की प्राप्तांक संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं तो यह पहले ही निश्चित हो जाना चाहिए कि उन्हें एकत्रित करने का उद्देश्य क्या है। छात्रवृत्ति देना है, या छात्र प्रतिनिधि का सिलेक्शन करना है, या फिर तुलनात्मक विश्लेषण है। बिना ऑब्जेक्टिव के अगर हम लोग कोई डाटा इकट्ठा करते हैं तो वो डाटा है ही नहीं, वो समंग है ही नहीं है, वो हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं बनेगी। वो इंफॉर्मेशन तब तक नहीं बनेगी जब तक उसका कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं किया जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में क्या दिया है, व्यवस्थित रूप से संकलित, यानी कि जो कलेक्शन है, कलेक्टेड सिस्टमैटिकल मैनर। जब आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा, आंकड़े व्यवस्थित ढंग से इकट्ठे किए जाने चाहिए। संग्रहण से पहले एक निश्चित योजना बना लेनी चाहिए। बिना किसी योजना के इकट्ठे किए गए सांख्यिकी समंग नहीं कहा जा सकता। यानी कि अगर कोई डाटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और बिना किसी उद्देश्य के इकट्ठा कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे स्टैटिकल जो डाटा है वो नहीं बनेंगे। स्टैटिकल डाटा तभी बनेंगे जब उनका उद्देश्य होगा और उन्हें जब इकट्ठा किया जाए बिल्कुल एक व्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के प्राप्तांक इकट्ठा कर लें और यह ध्यान न रखें कि किस वर्ग के, किस परीक्षा के, किस विषय के, ठीक है, और कितने में से उनके नंबर आए, तो हम लोग उनका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जब आप डाटा इकट्ठा करें तो उसे कैसे इकट्ठा करें, सिस्टमैटिक मैनर में, यानी कि बच्चों के कितने मार्क्स हैं और वो मार्क्स कितने में से आए हैं। ठीक है, कौन सा बच्चा किस क्लास का है, किस वर्ग का है, ठीक है, कॉमर्स का है, आर्ट का है, साइंस का, इन बातों को सभी को ध्यान देना होगा, तभी जाकर के वो हमारे सांख्यिकी समंग यानी कि स्टैटिकल डाटा बन पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, जो कि हमारे स्टैटिकल डाटा का सबसे लास्ट, ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 8 में परस्पर तुलना योग्य। जो हमारे स्टैटिकल डाटा है वो कैसे होना चाहिए, परस्पर उनकी क्या कर सकते हो, हम लोग तुलना कर सकते हो। जो इकट्ठे किए गए आंकड़ों को तभी समंग कहा जा सकता है जबकि वे एक दूसरे से क्या हो, संबंधित हो। यदि इकट्ठे किए गए आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर हम लोग उन्हें आपस में कंपेयर नहीं कर सकते तो ऐसे आंकड़े केवल संख्याओं का ढेर मात्र ही होंगे, उन्हें समंग नहीं बनेंगे। ठीक है, वो खाली संख्याएं हैं, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन तभी बनेगी जब हमारे पास जो डाटा है वो डाटा ऐसा होना चाहिए जिसे आपस में कंपेयर किया जा सकता हो। अगर उनके आपस में तुलना संभव नहीं है तो हम लोग उन्हें इंफॉर्मेशन या फिर डाटा नहीं करेंगे। अतः जब तक समंकों में क्या नहीं होगा, सजातीयता व तुलना का गुण न हो तो वे क्या होंगे, बिल्कुल निरर्थक हैं, बेकार है। यदि हम कहें कि क्या की मासिक आय 300 रुपए है और ख का वजन 60 किलोग्राम है और गाय की जो लंबाई है वो 2 मीटर है, तो क्या ये आंकड़े हैं? नहीं, क्योंकि ये आंकड़े एक जाति के नहीं, सजातीयता नहीं है, बिल्कुल कॉमन नहीं है। अगर ए की आय ली थी तो बी की भी आय होनी चाहिए, सी की भी आय होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी है कि उनमें आपस में क्या है, तुलनात्मक योग्य होने चाहिए, उनकी आपस में तुलना की जा सकती हो। संख्याएं अवश्य हैं पर वे समंग नहीं है क्योंकि इन्हें एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जा सकता। परंतु यदि तीनों की मासिक आय, या तो तीनों का मासिक आय हो, या तीनों का वजन हो, या फिर तीनों की लंबाई हो,
तब उन्हें एक साथ रख करके उनकी तुलना की जा सकती थी, तब वो क्या बनते, वो बनते समंग। ठीक है, तो ये हमने कुछ गुणों की बात की है, ये वो गुण है जो किसी सांख्यिकी समंग के अंदर, स्टैटिस्टिकल डाटा के अंदर होने जरूरी है। तो आज इस वीडियो में एक हमने बात करी है बहुवचन की, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक वचन, कि अगर सांख्यिकी एक वचन में है तो किस तरह से होगा, और एक वचन होने के लिए कौन कौन से गुणों का होना जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में फिर से नए कंटेंट के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय।